नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश से 7 लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। इस बार कैबिनेट विस्तार में जातियों का खास समन्वय दिखाई दे रहा है और सामाजिक समीकरण में ओबीसी और दलितों को विशेष तवज्जो मिल रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित पर दाव खेला है और राज्य में 2017 की जीत दोहराने का फॉर्मूला आजमाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सबसे ज्यादा यह भी चौंका देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से किसी भी जाट को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है और यही वजह है कि इसको लेकर कुछ लोग चौंके हुए हैं। उत्तर प्रदेश से जो 7 नए मंत्री बनाए गए हैं उनमें उनके नाम अगर हम बताएं तो बीजेपी ने जातियों का जबरदस्त मैनेजमेंट देखने को मिला है। आपको बता दें कि मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, आगरा से सांसद एसपी बघेल, महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी, राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा, लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा और साथ में जालौन से सांसद भानु प्रताप वर्मा के अलावा सहयोगी दल अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया गया है। और इसके साथ ही अगर हम समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से संतोष गंगवार जो कि बरेली से 8 बार के सांसद थे उन्हें हटाया गया, तो उन्हीं की कुर्सी, उन्हीं की बिरादरी के महाराजगंज से 6 बार के सांसद पंकज चौधरी को मोदी कैबिनेट में लिया गया है। पंकज चौधरी बीजेपी के बड़े व्यवसायी और पूर्वांचल में खास असर रखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं। अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी बिरादरी से आती हैं और इस जाति का अच्छा खासा असर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी देखने को मिलता है। इसलिए इस बार पूर्वांचल से दोनों मंत्री इस बिरादरी से हैं। अनुप्रिया पटेल दूसरी बार सांसद बनी हैं और दूसरी बार मोदी कैबिनेट में शामिल हुई हैं। अनुप्रिया पटेल के बहाने बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की है कि जो पार्टियां या जो सहयोगी दल बीजेपी के साथ लॉयल रहेगा उसे जरूर इसका इनाम भी दिया जाएगा। मोदी मंत्रिमंडल में लोध जाति की भी एक प्रतिनिधित्व दिया गया है। बीएल वर्मा को लोध यानी कि पिछड़ी जाति से वो आते हैं, उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी इसी बिरादरी से आते हैं और लोध जाति को बीजेपी का सबसे बड़ा समर्थक भी माना जाता है। बीएल वर्मा को जगह देकर एक बड़े पिछड़ी बिरादरी को साधने की कोशिश दिखाई देती है। लखनऊ से सटे मोहनलालगंज से दलित सांसद कौशल किशोर से भी मंत्रिमंडल में उनको जगह दी गई है। दलितों में बीजेपी का सबसे बड़ा समर्थक मानी जाने वाली पासी जाति से आते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से शुरुआत करने वाले कौशल किशोर बीजेपी से दूसरी बार सांसद बने हैं। जाटवों के बाद पासी दूसरी जाति दलित जाति है जो बीजेपी को वोट करती है। पासी जाति की तादाद पूरे उत्तर प्रदेश में फैली है और ये बीजेपी का एक बड़ा समर्थक माना जाता है। दलित वर्ग से दूसरे सांसद भानु प्रताप वर्मा जो दलितों की कोरी जाति से आते हैं। कोरी जाति भी दलितों में बीजेपी की खास समर्थक जाति है, जिससे खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। दलित और अति पिछड़ी जाति से भी बनी मंत्री दलित और अति पिछड़ी जाति से आने वाले एसपी सिंह बघेल भी जो कि मूलतः पाल गड़रिया जाति से हैं। एसपी सिंह बघेल पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और समाजवादी पार्टी से पहले सांसद रह चुके हैं, लेकिन योगी सरकार में मंत्री रहने के बाद ये 2019 में आगरा से सांसद बने और फिर अब मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। ब्रज इलाके यानी कि इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मथुरा, आगरा के इलाकों में इस जाति का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है। एसपी सिंह बघेल कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन पिछले सालों से बीजेपी में हैं और विधायक, राज्य के कैबिनेट मंत्री, सांसद के बाद अब केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। अजय मिश्रा टेहनी ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, वे लखीमपुर खीरी से सांसद हैं और लगातार दूसरी बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। तेराई के इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव है। साथ ही ये माना जा रहा है कि कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को भी बैलेंस करने के लिए और कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए कि उन्हें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मोदी कैबिनेट में लाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ में
मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से। देखिए, मेरा विजन वही है जो आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री ने पहला दिन 2014 में जब संसद के अंदर पहली सीढ़ी के अंदर मत्था टेका था, वो उनका डिवोशन और इमोशन दर्शाता था। आज हम सब, उन्होंने जो कल्पना की है भारत, आत्मनिर्भर भारत का, हर विभाग को उस आत्मनिर्भर भारत में एक अपना नया चित्र खींच करके उसको पूरा करना, काम पूरा करना, इस विभाग में क्या है साहब? मुझे सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरी पार्टी अपना दल की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना है कि उन्होंने मुझे दूसरी बार ये अवसर दिया है और एक बहुत ही अच्छा विभाग है, मेरे लिए नया विभाग है, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ सीखने का अवसर भी होगा और जितना ज़्यादा विभाग को जानूंगी उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि इन योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश की, देश की जनता को कैसे मिले, इस दृष्टि से काम भी कर पाऊंगी। कॉमर्स इंडस्ट्री का कितना बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश आपका स्टेट है, उस पर कितना ज़्यादा रहेगा? अभी मैं मिनिस्ट्री को समझने के लिए कुछ दिन चाहिए, मुझे लगता है उसके बाद मैं बेहतर इस विषय पर अपनी बात रख पाऊंगी। अब उत्तर प्रदेश में 7 मंत्री बने हैं और ऐसे में कौन कौन से वो लोग हैं, किस इलाकों से आते हैं और कौन से उनके संसदीय क्षेत्र हैं, किस तरह की चुनौती उनके सामने, क्या कुछ मंत्रिमंडल उनको मिले, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लखनऊ के कालीचरण डिग्री कॉलेज से छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सांसद कौशल किशोर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में सांसद कौशल किशोर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सांसद और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री बनी हैं। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। इससे पहले मिर्जापुर की सांसद 2014 में भी मोदी कैबिनेट में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री रह चुकी हैं। 2019 में जब फिर से मोदी सरकार बनी तो उन्हें कैबिनेट में जगह मिली थी। अब मोदी सरकार 2.0 के पहले कैबिनेट विस्तार में अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। महाराजगंज से बीजेपी सांसद पंकज चौधरी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। पंकज को पार्टी नेतृत्व से मंगलवार को ही बुलावा आ गया था। पंकज ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि पंकज ने लोकसभा का चुनाव 8वीं बार जीता है। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट विस्तार सूची में पंकज चौधरी का नाम आया है। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री पद की शपथ ली। आगरा से बीजेपी के सांसद प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल केंद्र सरकार में मंत्री बन गए हैं। उन्होंने बुधवार शाम को राज्य मंत्री पद की शपथ ली। केंद्रीय कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद समर्थक और भाजपाई उनको सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं। जालौन, गरोठा, भोगनीपुर संसदीय सीट से 5वीं बार सांसद चुने गए भानु प्रताप वर्मा को मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल में शामिल होने पर पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को विश्वास है कि भानु बुंदेलखंड से अकेले मंत्री हैं। इस वजह से जालौन को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिलेगी। पालिका सभासद से केंद्रीय मंत्रिमंडल के सफर को तय करने वाले भानु की छवि साफ सुथरी है। भानु के राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1988 से हुई थी। लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्र टेनी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। उन्हें केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय मिश्र ने भी दिल्ली में हुए कार्यक्रम में शपथ ली। वो 2 दिन से दिल्ली में ही थे। आपको बता दें कि सांसद अजय मिश्र टेनी लगातार दूसरी बार खीरी संसदीय सीट से लोकसभा सांसद बने हैं। राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। बदायूं के उझानी ब्लॉक के जियोरा पारवाला गांव के रहने वाले बीएल वर्मा 1980 में आरएसएस के खंड कार्यवाह रहे थे। बीएल वर्मा को पिछले साल ही बीजेपी ने राज्यसभा का टिकट देकर संसद भेजा था। उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है।
तो ये 7 चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के जिन्हें ये मौका मिला है और इसके साथ ही 2022 के जो रणनीति बनाने की कोशिश इन चेहरों पर की जा रही है और ये माना जा रहा है कि इन्हीं के नाम पर कहीं ना कहीं सियासी रास्ते तलाशने की कोशिश की जा रही है और इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ विपिन शर्मा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। हमारे साथ सर्वेश पाठक जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज में। पाठक जी, सबसे पहले शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगा, ये जो मंत्रिमंडल में रिशफल हुआ है, ये जो परिवर्तन किया गया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जो भी शुरुआत होती है मैं मानता हूं अच्छे के लिए होता है और जो ये करंट रिसफल किया गया है ये देश के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया है। आप देखिए तो इसमें हमारे पूर्वोत्तर राज्य से है तो तेलंगाना और तमिलनाडु के भी एमपी को मंत्री बनाया गया है। तो इसमें एक मिला जुला जो है पूरे भारत का एक संगम दिखाई देता है कि सर्बानंद सोनोवाल जी अगर असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनको कैबिनेट में लाया गया है। तो इससे क्या एक संकेत जाता है कि देश के हर एक कोने के लोगों का प्रतिनिधित्व है इस मंत्रिमंडल में और ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि देश के हर एक राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व है, जो कि देश का जो मोदी गवर्नमेंट का एक जो सबका साथ सबका विकास साथ ही यंग इंडिया को आगे ले जाने का जो उनका सपना है वो इस मंत्रिमंडल के थ्रू पूरा किया जा सकता है। आप देखें तो इसमें यंग मिनिस्टर की मतलब ये एक तरीके से कह ले तो यंग कैबिनेट कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ इस कैबिनेट में अगर आप देखेंगे तो जो कहा जाए तो लॉयर्स की संख्या 13 है। हाँ। पीएचडी होल्डर भी है 7, उसके साथ साथ डॉक्टर्स 6 हैं, इंजीनियर 5 हैं और सिविल सर्वेंट आईएएस ऑफिसर 7 है। तो इतनी अच्छे और इतने विद्वान लोग इस मंत्रिमंडल में है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अब देश के विकास किस गति से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो 7 चेहरों को मौका मिला है। लेकिन विपिन शर्मा जी, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ इस मामले को लेकर कि आखिरकार किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो रीसफल हुआ है ये पॉजिटिव भी देखना चाहिए इसको या नेगेटिव भी देखने की जरूरत है? मुझे आपका सवाल काफी अहमियत रखता है। सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखें इसको तो वहां पर ये बात उभर के आई है कि ये जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नारा अपने पहले कार्यकाल में दिया था सबका साथ सबका विकास जी, और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने इजाफा करा अपने नारे में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो यहाँ पर ये इसको आप बोलते हैं अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार ओबीसी की सरकार, अब की बार महिलाओं की सरकार, अब की बार प्रोफेशनल्स की सरकार और ये कैबिनेट ऑफ डूअर्स है। आप देखें जैसे कि जिस तरीके से आपने इनमें 3 बातें मद्देनजर रखी, जब सरकार के रणनीतिकार और जितने बड़े वरिष्ठ नेता जब बैठे होंगे, मंथन करा होगा और चयन करा होगा कि किनको आगे बढ़ा के लेके आया जाए, किनको कैबिनेट में शामिल करा जाए, कौन से नए चेहरे लेके आए जाए, जिस पर भरोसा जताया, तो वहां पर 3 बातें उभर के आई। एक की जातीय समीकरण को आपने मद्देनजर रखना था, उसके बाद विनेबिलिटी फैक्टर, क्योंकि आप इस बात को नकार नहीं सकते कि चुनावों को मद्देनजर रख के भी ये टीम का गठन हुआ है। ये जो प्रधानमंत्री मोदी का मोदी 2 का कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, रीशफल हुआ है साथ में, तो ये सबसे यंगेस्ट कैबिनेट है और ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री ने एक बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि हम लोग जो करेंगे और रिपोर्ट कार्ड के आधार पे ही उनका चयन होगा और जो नहीं कर पाए किसी भी कारण, कोई भी कारण रहा हो, कोरोना का कारण रहा हो या आपने देखा कि जैसे रविशंकर प्रसाद जी का उनको कैसे बिल्कुल बिल्कुल वे कोशिश ये करेंगे समझने की कि उत्तर प्रदेश में जिन 7 चेहरों को मौका दिया गया है उन पर आखिरकार क्या कुछ सोच करके ये दाव खेला गया है, किस तरह की उनकी चुनावी विसात है, 22 में किस तरीके का असर वो देखने को मिल सकता है उन सीटों पर खासतौर पर। तो पाठक जी, शुरुआत में आपका करता हूं और पहला जो नाम होगा अनुप्रिया पटेल होगा। सर, अनुप्रिया पटेल, उनका पूर्वांचल में बड़ा दबदबा देखने को मिलता है। उनके पिता का जो दबदबा था, वो जो वर्चस्व था, उसको समेटने में, उसको लगातार बरकरार रखने में अनुप्रिया पटेल कामयाब रही है। अब उनको दोबारा से मंत्रिमंडल में जो शामिल किया गया है, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि 22 में किस तरह की तस्वीर वहां से देखने को मिल सकती है?
अनुप्रिया पटेल जी का अनुभव है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो दूसरी बार मंत्री बनी है, तो वो अपने अनुभव को आगे बढ़ाएंगी और जिस विश्वास के साथ मोदी जी ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, वो उस परीक्षा पे खड़े उतरेंगे। क्योंकि ऐसे भी वो घटक दल की नेता है, अपना दल की नेता है, तो उनके लिए जैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ये मेरे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम करूंगी। तो मोदी सरकार जो है, किसी भी मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है तो उसका पुराना रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है। तो अगर आप कह ले गठबंधन की राजनीति या जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं उसके तहत उनका अपॉइंटमेंट किया गया हो, लेकिन मैं मानता हूं कि वो एक अच्छी नेता साबित हो सकती है करंट पोर्टफोलियो में। बिल्कुल। साथ ही साथ अगर दूसरे नेता की बात किया जाए जो वहां से हैं, जैसे पंकज चौधरी जी को देख लीजिए। बिल्कुल, तो मैं उन पर भी आऊंगा सर, बार के एमपी, उन पर भी आऊंगा एक एक करके। मैं कोशिश है कि ताकि दर्शक भी इसको बेहतर तरीके से समझें। विपिन जी, मैं आपके पास रुक करता हूं अनुप्रिया पटेल को लेकर के, और इसमें दो संदेश जो देखने को लगातार मिल रहे हैं। एक तो ये कि अगर बीजेपी के साथ अगर आप लॉयल हैं तो इनाम आपको मिलेगा, वक्त लग सकता है, हो सकता है आपके इनाम को थोड़ा समय लगे, लेकिन निषाद पार्टी को जो नजरअंदाज किया गया है, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? और मिर्जापुर में, पूर्वांचल में क्या असर दिखेगा भाई इसमें? हर एक बात का अपना असर दिखाई देगा, लेकिन पहले अभी आप जब कैबिनेट का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में शामिल नहीं करा जाएगा, लेकिन और विपक्ष ने पहले ही हमला बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर पासा पलट गया और उनको मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करा गया। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी, और क्योंकि इनका विशेष अधिकार था और कि कैबिनेट का आप कैसे विस्तार करें, तो यहाँ पर उन्होंने मैं बड़े नेताओं की बात करना चाहता हूँ जो कांग्रेस की तरफ से हताश होकर आए। पहले हिमंता बिस्वा शर्मा जो समय मांगते रहे राहुल गांधी से, उनको समय नहीं मिला। आज वो असम के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा कद बढ़ गया और क्या क्षमता थी उनमें, जिसको कांग्रेस उसका आंकलन नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ आप लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण, तो वहां पर वो भी, वहां खेमेबाजी चल रही थी, गुटबाजी चल रही थी मध्य प्रदेश में, और जिसके कारण ये हताश हो गए। दिग्विजय सिंह का अपना खेमा और कमलनाथ का अपना खेमा, और कांग्रेस कहने को बार बार बोलती है कि हम युवाओं को तवज्जो देंगे, लेकिन वो महज बातों में रह जाता है, अमल नहीं होता उस पे। और ये मोदी सरकार ने वो करके दिखा दिया, मास्टर स्ट्रोक, पहला मास्टर। सर, यहाँ पे जो पुराने कार्यकर्ता है उनके अंदर का जो दर्द है वो भी देखने को मिलता है, खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करें, उनका कद बढ़ा है, लेकिन जिस गुना सीट से उनको हराया था, जिस बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने जो पहले कांग्रेस में ही था, ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक टिप्पणी को लेकर आहत हुआ, बीजेपी में शामिल हुआ और लोकसभा में जीत दर्ज की 19 के अंदर, उनको नजरअंदाज किया गया। ऐसे घाव भी उनके देखने को मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल देखने को मिलेंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, एक आप देखिए ना, इस चर्चा में अगर हम उस बात का जिक्र नहीं करते तो चर्चा अधूरी रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया है। उन्होंने पूरी देश को एक संदेश दिया है कि यहाँ पर कि हम लोग उसकी परवाह नहीं करेंगे कि कौन निराश होता है या किसको हमने मनाना है। हमने जाति समीकरण का वो तालमेल भी बिठाना है, लेकिन साथ साथ जो परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स है, जिन्होंने काम करा है, और रिपोर्ट कार्ड के आधार पे उनको हमने आगे मौका दिया, लेकिन जिनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी थी नहीं, उनको हमने अलविदा कह दिया, उनको बोला बोरी बिस्तरा बांध लीजिए। और तो ये निश्चित बात है, अच्छा संदेश जाता है। इसमें तो विपक्ष को तारीफ करनी चाहिए कि विपक्ष के पास एक मौका था। अगर ये बार बार ये बोलते थे कि देखिए, ये तो आप पहले कोरोना को लेकर वो बोलते रहे कि देखिए क्या सरकार निकम्मी है, सरकार की इतनी खामियां रही हैं, लेकिन अब अगर प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान भी उनका और तेज हुआ है, जो खामियां थी उसको भी उन्होंने पूरा करा है, और साथ साथ डॉक्टर हर्षवर्धन इनको भी अब मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करा गया। उधर से रविशंकर प्रसाद की बात, बड़े और सदानंद गौड़े, 8 बड़े नाम। तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि यहाँ पर मंशा क्या थी। और मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, तो 1983 की आप वर्ल्ड कप टीम की बात करें, कपिल देव की, तो ये ऐसा लोग देखिए, ये भ्रम होता है, भ्रांतियां होती है कि लोगों को लगता है कि नहीं, जो कप्तान है, कप्तान को सिर्फ एग्रेसिव होना चाहिए। कप्तान के लिए उसके कई फैक्टर्स होते हैं जिसमें उसका चयन होता है कि कप्तान, अगर ये प्रधानमंत्री कप्तान है, पूरी टीम के, मोदी टीम है ये पूरी, और ये बिल्कुल ये करने में विश्वास करती है। और इनका इस समय सिर्फ ये कहना कि टारगेट ये है कि आप 2024 का चुनाव, तो ये गलत होगा। आपने पहले देखा जब सरकार ने कार्यभार संभाला 2019 में, तो 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड दिखाई,
और अभी भी क्योंकि वो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, ये तो साफ है सर। खासतौर पर जब हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, बात जब हमारी उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो वहां पर तो सीधा समीकरण साधने की कोशिश नजर आती है। लेकिन साथ में अनुप्रिया पटेल को अगर मौका दिया गया है तो निषाद को जो निषाद पार्टी को जो नजरअंदाज किया गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि निषाद पार्टी के द्वारा बहुत नाराजगी देखने को मिली है। तो देखिए, वो तो निश्चित बात है कि जिनको मौका नहीं दिया गया, जिनको अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि उनको मौका मिलेगा अरे इस मंत्रिमंडल विस्तार में, और उनको जगह किसी कारणवश नहीं मिली, तो हताश होना उनका स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात है, अंतर है, देखिए अंतर है कि यहाँ पर एक जब चुनाव में आप एक उम्मीदवार का जब चयन करते हैं, तब उनके आप देखते हैं कि कार्यकर्ता, उनके समर्थक आके विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये मंत्रिमंडल के विस्तार में कोई अगर शामिल नहीं होता, वो अलग वहां पर समीकरण बैठते हैं, अलग वहां पर तरीके से जायजा करा जाता है कि यहां पर, क्योंकि देखिए कई फैक्टर्स थे। हम लोग को कोरोना काल में भी जीके देखा, सबसे बड़ी चुनौती थी। और अब जैसे मैंने पहले एक बार बस बात बोलूंगा कि जैसे हम एडी और बीसी की बात करते हैं, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ, और तो उसी तरह से ये आने वाले वक्त में हम लोग बात करेंगे बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। हर चीज को का आंकलन करा जाएगा कि कोरोना के पहले स्थिति क्या थी और कोरोना के बाद में। तो यहाँ पर सदी की सबसे बड़ी महामारी, तो ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए प्रवासी मजदूरों का हमने देखा कैसे वो मजबूर हो गए पलायन करने के लिए। तो वही कारण रहा है कि क्यों कई बड़े मंत्रियों को, बिल्कुल यही वजह थी कि कई बड़े जो चेहरे थे उनको हटा दिया गया और उसके बाद नए लोगों को मौका मिला है। बिल्कुल, लेकिन पाठक जी रुख में आपका करना चाहूंगा और समझने की कोशिश में ये करूंगा कि पंकज चौधरी को लेकर खासतौर पर हम बात करें। अब महाराजगंज से आते हैं, पूर्वांचल, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल का वर्चस्व है उसी तरीके से उनका वर्चस्व माना जाता है, लेकिन इसमें निषाद पार्टी को लेकर भी आप क्या कहेंगे? और पंकज चौधरी को यह मौका मिला है, इस पर आपके क्या नजर आता है आपको? देखिए, अब अगर कोई जैसे 250 एमएलए जीत के किसी विधानसभा में आते हैं, या सपोज 300 एमपी जीत के आए बीजेपी के घटक दलों के साथ, तो हर कोई मंत्री पद नहीं पा सकता है। जो मंत्री के लिए एलिजिबल होगा, जो मंत्री के लिए योग्य होगा, उसी को मंत्री बनाया जाएगा। अब 300 के 300 मंत्री तो नहीं बन जाएंगे। तो ये कहना कि निषाद की पार्टी को छोड़ दिया गया तो वो नाराज है, ये एक अलग बात है। सबकी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन जो सरकार का एक मेन मुद्दा क्या है कि देश का विकास हो, और यूपी से अगर इतने सारे मंत्रियों को लाया गया है तो उसी मुद्दे के नजर लाया गया, क्योंकि यह कहा भी जाता है कि जिसने यूपी जीता, लाइक सपोज अभी बीजेपी 2 टर्म से 14 और 19 में यूपी से 70, पिछले बार 80 और 70, इस बार 68 के आसपास सीट जीती। वही सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाता है। तो ये कहना कि निषाद पार्टी जो है वो नाराज है, इसका मैं कोई औचित्य नहीं मानता। हर एक को आप खुश नहीं कर सकते, हर एक को आप खुश नहीं कर सकते। रही बात पंकज चौधरी के बारे में, तो पंकज जी जो है 6 बार से एमपी हैं। उन्होंने 27 साल की अवस्था से अपना कैरियर शुरू किया था, 1991, अगर आपको याद होगा तो, और तब से वो एमपी बन रहे हैं। तो पूर्वांचल में उनका अपना एक वर्चस्व है, और पूर्वांचल को देखा जाए तो इवन योगी सरकार जो है वो भी पूर्वांचल को महत्व दे रही है, क्योंकि वो जो एरिया था कहीं पिछड़ा हुआ था, जैसे कि बुंदेलखंड यूपी में पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है, तो पूर्वांचल को भी कहीं अनदेखा किया गया था। तो उस सारे मद्देनजर रखते हुए उस एरिया के एमपी को मंत्री पद दिया गया है, और जो योग्य है, मैं बार बार इसी चीज को कहता हूं कि जो योग्य है उनको दिया गया है। लेकिन अनुप्रिया पटेल हो या फिर पंकज चौधरी हो, ये बीजेपी का जो चाहत उसकी है, 22 को लेकर उनको जिम्मेदारी सौंप दी है, इतना उनका कद बढ़ा दिया, लेकिन क्या उस सपने को साकार करने में सक्षम नजर आते हैं दोनों लोग पूर्वांचल के अंदर? देखिए, जरूर करेंगे। अगर अनुप्रिया पटेल पे विश्वास जगाया गया है, उनके पार्टी के साथ उनका गठबंधन है और उनका अपना एक वोट बैंक है, तो उसी विश्वास के तहत अनुप्रिया पटेल जी देश के विकास के लिए और यूपी के विकास के लिए काम करेंगी। और 2022 के चुनाव से पहले उनका काम उन्हें अच्छा खासा वोट दिलवाएगा। ये एक विश्वास के साथ ही किया गया है, और आप खुद ही देख लीजिए कि वो दूसरी बार सांसद मतलब बन के आई है और दोनों बार मिनिस्टर बनी है। दोनों बार, तो इसका एक सबसे युवा फिलहाल अभी वही है।
जी हाँ, और उसका एक संकेत जाता है कि अगर वो युवा है, उन्हें अगर मौका दिया जाए वो तो जरूर देश के लिए और राज्य के लिए अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब विपिन जी आपके पास आ रहा हूं। पाठक जी ने जिस तरीके से जिक्र किया बुंदेलखंड, एक पूर्वांचल जिस तरीके से पिछड़ा इलाका कहा जाता है, बुंदेलखंड उससे भी कहीं ज्यादा स्थिति और भयावह वहां की नजर आती है। कई तरह की चुनौतियां, कई तरह की समस्याएं वहां पर है। भानु प्रताप वर्मा को मौका वहां से मिला, एकमात्र अकेले मंत्री वो हैं। क्या नजर आता है कि भानु प्रताप वहां के लोगों को साधने की कोशिश कर पाएंगे? वहां पर बीजेपी की जो तमाम तरह की चुनौतियों का सामना बीजेपी ने किया, क्या उनको आसान कर पाएंगे राह को बुंदेलखंड में? विपिन जी, आपको आवाज पहुंच रही है? जी विपिन जी, मेरे को आवाज पहुंच रही है। आप क्या कहेंगे भानु प्रताप वर्मा को लेकर, खासतौर पर जालौन और बुंदेलखंड, तमाम पूरी बेल्ट को लेकर? मैं बिल्कुल उसी चुनौतियों की बात कर रहा हूं कि वो कितना वो साथ पाएंगे और कैसे वो विफल रहेंगे या सफल रहेंगे। देखिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर इस समय 2022 का जो चुनाव है उसकी अपनी अलग अहमियत है, क्योंकि वो सेमीफाइनल बोल रहे हैं उसको 2024 का। तो यहाँ पर जो चयन करा गया है प्रधानमंत्री मोदी और उनके जो सलाहकार थे, उन्होंने ये जो नया कैबिनेट का विस्तार करा है, नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बनाए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो जो ये बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए करा गया है कि उनकी विनेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर वो इस निष्कर्ष पे निकले हैं कि यहाँ पर इनमें ये उन चुनौतियों से भी निपट पाएंगे और साथ में जो वोट बैंक है वहां का, उनके इलाके का, तो वो उनको अपनी तरफ बिल्कुल उनको साधने की भी कोशिश करेंगे। एक बार फिर से विपिन जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा भानु प्रताप वर्मा को लेकर, खासतौर पर जालौन बुंदेलखंड इलाका बड़ी चुनौतियों भरा इलाका है। 22 के लिए क्या लग रहा है कि भानु प्रताप बीजेपी की राह आसान कर पाएंगे? देखिए, मैं वैसी बात को दोबारा दोहराऊंगा कि यहाँ पर चयन जो करा गया मंत्रियों का और जिनको आगे मौका मिला गया है, तो वो सब ये आकलन करा गया था पहले कि ये कितने जीत की संभावना कितनी बढ़ा सकते हैं, चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं, जो वहां के लोकल मुद्दे हैं, जो एक वहां की एक आम आदमी की अपेक्षा है कि यहाँ पर हमारी जो सरकार है वो हमारे की अगर हम बात करें, ज्यादातर इलाकों की बात करें, बुंदेलखंड में खासतौर पर रोजगार तो पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति एक जैसी ही है, हर जगह पर लोगों को रोजगार की जरूरत है, लेकिन बुंदेलखंड में खासतौर पर पानी की हम समस्याएं देख रहे हैं। वहां पर पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। क्या लग रहा है कि इन तमाम चीजों को साधने में ये कामयाब हो पाएंगे? मैं उसी की बात करना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि नेता जो है, एक बड़े समय पहले एक विज्ञापन आता था, ताकत अगर तुम्हारे साथ है तो जमाना देगा साथ। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से दो निशाने करे। एक तो उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि हम किसी के निराश होने से, हताश होने से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतने बड़े कद वाले मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और आप सदानंद गौड़ा की बात करें, बड़ी लंबी फहरिस्त है, डॉक्टर हर्षवर्धन सबसे बड़ा नाम आप देखिए। हाँ। तो और यहाँ पर उन्होंने परवाह नहीं करी। उन्होंने देखा कि जब आकलन करा गया तो यहाँ पर उनको बोला आप अलविदा कह दिया। और उसी तरीके से अगर कई नए लोगों को मौका मिला गया है और 7 मंत्रियों को प्रमोशन मिला है और आप खुद देखें कि किस तरह से, और 11 महिलाओं को इस मंत्रिमंडल में शामिल करा गया है, तो अपने आप ये दर्शाता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की क्या मंशा है। वो चुनावों को भी मद्देनजर रख के उन्होंने इस टीम का गठन करा है और साथ में कि देश का विकास कैसे हो, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अपना एक सपना साझा करा था देशवासियों के साथ। उन्होंने बोला था आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हम $5 ट्रिलियन बनाएंगे। और तुरंत वहां से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करी। उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पर ये अभी किसी ने ये बोलने की कोशिश नहीं करी कि राम राज्य आ गया। अभी सफर बहुत लंबा है उत्तर प्रदेश का, लेकिन बहरहाल मेनका गांधी की हम बात करें, उत्तर प्रदेश, विपिन जी, मेनका गांधी या वरुण गांधी की हम बात करें, बड़े चेहरे थे, दोनों पर उम्मीद भी थी कि इन्हें मौका मिलेगा। इनको नजरअंदाज करने का क्या लग रहा है कि कोई नुकसान नजर आता है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो भी जिस तरह से भी जो आकलन उन्होंने करा होगा उनके सलाहकारों के साथ, तो कई मुद्दों पे उन्होंने विचार विमर्श करके ही गांधी परिवार, ये गांधी सरनेम का इफेक्ट तो नहीं नजर आता आपको? देखिए, दोनों पहलू हो सकते हैं। एक वो भी एक कारण हो सकता है और दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि परफॉर्मेंस, जिस तरह से अंग्रेजी में कहा जाता है परफॉर्म और पेरिश, या तो आप परफॉर्मेंस आपको उस आधार पे आगे बढ़ाया जाएगा और नहीं तो आपको अलविदा कह देंगे।
और वही वाली बात है, डू और डाई वाली बात है। और यही से कोई एक कमजोर रही होगी, और मैं जरूर बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले दिन से अपने कार्यभार जब उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री संभाला 2014 में, उन्होंने एक बात बोली थी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। और वो इतने टफ टास्क मास्टर हैं। जैसे आप, अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण दूं, उनको कैप्टन कूल कहा जाता है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बिना स्ट्रेस के काम करते हैं, और उनको हर एक डिपार्टमेंट की जानकारी रहती है कि कौन मंत्री क्या कर रहा है, और उनको जो खबर मिलती है कि कहां पर क्या कमी पेशी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यही दर्शाता है, और यही एक अच्छे नेता की एक खूबी है बहुत बड़ी, जो उसको बाकियों से जुदा करती है। ठीक है। मैं पाठक जी एक बार फिर से रुख आपका कर रहा हूं, ये कोशिश करूंगा समझने की, खासतौर पर कि एसपी सिंह बघेल की हम बात करें, आगरा से एक बड़ा पुराना एक नाम है, आगरा में अच्छा खासा वर्चस्व है, समाजवादी पार्टी से लेकर यहां तक का सफर उन्होंने किया। उनके नाम पर वो आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आपको नजर आता है बीजेपी के लिए क्या रास्ते खोल पाएंगे वो? और साथ में मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर भी जो संशय रहा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एसपी सिंह बघेल जी का अपना वर्चस्व है, वो 3 टाइम एमपी है, और जो कहा जाता है कि वो एक मतलब कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान होती है। तो अगर 2022 का चुनाव कहा जाता है कि यूपी के इतने सारे मिनिस्टर को लिया गया है 2022 के चुनाव के मद्देनजर, तो हर एक जो मिनिस्टर की सिलेक्शन हुई है वो सोची समझी मतलब उनका ये परफॉर्मेंस देख के और उनका क्या योगदान है, उनका क्या वर्चस्व है अपने क्षेत्र पे, उसके आधार पे किया गया है। तो मैं मानता हूं कि वह एक बहुत ही अच्छी मतलब योगदान देंगे देश के और राज्य के विकास में। और दूसरा बात मैं आपको ले जाना चाहता हूं, आपने विपिन सर से वो वहां पूछा था बुंदेलखंड के बारे में, तो देखिए मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों बुंदेलखंड के मतलब विकास के लिए वचनबद्ध है। मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार ने इजराइल के साथ प्लान ऑफ कोऑपरेशन टू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस का ये एग्रीमेंट साइन किया था 2020 में, और उसमें झांसी डिस्ट्रिक्ट के जो बबीना ब्लॉक है वहां के 25 गांवों को पहले फेज में शामिल किया गया है कि वहां पे वाटर कंजर्वेशन से वाटर के रखरखाव तथा पानी का ट्रांसपोर्टेशन, और वहां पे कम क्राइसिस पानी की क्राइसिस है तो उस क्राइसिस में वहां खेती को कैसे बढ़ावा किया जाए। तो जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, देश और राज्य के विकास के लिए सतत प्रयास कर रही है। नित नए कोऑपरेशन हो रहा है दूसरे देशों के साथ, जिससे कि जहां अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको दूर किया जाए। तो और आपको पता होना चाहिए कि इजराइल भी कम पानी के मतलब कम पानी का यूज करते हुए बहुत ही अच्छी एग्रीकल्चर सिस्टम अपने यहाँ डेवलप कर रखा है, और उसी सिस्टम का यूज यहाँ किया जा रहा है, और एज ए पायलट प्रोजेक्ट में झांसी डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है। लेकिन साथ में क्योंकि वहां रोजगार की और तमाम तरह की ऐसी बहुत अनेक सारी समस्याएं हैं, लेकिन एसपी सिंह से बघेल से जुड़ा एक और सवाल मैं कोशिश करूंगा समझने की सर आपसे कि जिस तरीके से एसपी सिंह उनका अपना एक वर्चस्व रहा है उत्तर प्रदेश में, जो पश्चिमी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, उस तक उनकी पहुंच है, अच्छा खासा वर्चस्व देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है कि सिर्फ आगरा नहीं बल्कि मथुरा की हम बात करें, कन्नौज की हम बात करें, या फिर उस साइड हम चले जाएं, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़ तक चले जाएं, तो क्या लग रहा है कि वहां पर कर पाएंगे? हाँ, आपने जैसे अभी देखा तो ये जो किसान आंदोलन, इस किसान आंदोलन को तो मैं किसान आंदोलन कहता ही नहीं हूँ, मानता ही नहीं हूँ। तो ये जो जिस क्षेत्र का नाम लिया है आपने, वहां से थोड़ा ज्यादा मतलब जो ये देखने को मिला था, वहां पे उपद्रव भी हुए थे, और वहां के लोग आके यहाँ गाजीपुर में मतलब जो भी कहिए धरने पे बैठना या उपद्रव करना जो भी किया है। तो मेरा मानना है कि इन सभी जगहों पे अगर उनका एक वोट बैंक है, तो ये मैंने पहले ही भी कहा कि वो एक कद्दावर नेता के रूप में उनकी छवि है, वो उसी के लिए उनको मंत्री पद दिया गया है, और उसका अभी समय बताएगा कि वो किस तरीके के साबित होंगे, क्योंकि ये मंत्रिमंडल में जो परफॉर्म करेगा वही बना रहेगा। बिल्कुल। अगर कोई अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा तो वो दिन दूर नहीं कि उसे हटा दिया जा सकता है इस मंत्री पद से। बिल्कुल। अब हटाने पे मैं सवाल था, विपिन जी मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल को लेकर। जब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो रही है तो वहां पर जिस तरीके से हम किसानों की आंदोलन
आंदोलन की हम बात करें या फिर जिस तरह की स्थिति वहां पर रही है, और खासतौर पर वहां के जो जाट कद्दावर जो नेता रहते हैं, ज्यादातर इस बार जाटों को शामिल नहीं किया गया है, क्या वजह नजर आती है? निश्चित बात है, नजर यही आता है कि यहाँ पर आप देश के पास कई चुनौतियां इस समय, अर्थव्यवस्था तो एक बात है, रोजगार दूसरी बात है, कोरोना काल से देश को उबारना है वो अलग बात है, और सबसे बड़ी बात है किसान आंदोलन। जो दिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, ये किसान आंदोलन और उग्र हो रहा है। और यहाँ पर तो किसानों ने यहाँ तक बात बोल दी कि हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को और या उनके घटक दलों को अपने इलाकों में आने देंगे नहीं। तो ये अब सब बातों का मूल्यांकन करते हुए, सब बातों का आकलन करते हुए ही यहाँ पर ये कैबिनेट का विस्तार जो हुआ है, ये भी एक मुद्दा हो सकता है। क्या लग रहा है कि संजीव बालियान को जो झटका लगा है, जो डिमोशन उनका हुआ है, किसान आंदोलन को नहीं संभाल पाए क्योंकि वो किसान नेता भी माने जाते हैं, और कृषि इलाका जो पूरा है और मेन तौर पर वहां पर जो लगातार फोकस है, क्या लग रहा है कि एक बड़ी वजह ये भी है? बिल्कुल, ये बड़ी वजह है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री सारे काम तो कर नहीं सकते। ये तो वही हो गया कि पहले सचिन तेंदुलकर पे पहले सारी जिम्मेदारी होती थी कि सचिन तेंदुलकर ही नैया पार कराएंगे हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम की, और जैसे सचिन तेंदुलकर आउट होते थे तो पूरी एक झड़ी सी लग जाती थी, सब लोग आउट हो जाते थे। तो यहाँ पर धीरे धीरे समझ आया कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के कंधे पे अगर जिम्मेदारी है तो सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। उसी तरीके से जब प्रधानमंत्री ने सबको जिम्मेदारी दे रखी है तो वहां पर यही अपेक्षा करी जाती थी कि इनसे ये कम से कम अपने स्तर पर जो वहां पर किसानों को समझाने का काम करे कि ये कृषि कानून जो लेके आए हैं ये कोई मंडियां कहीं जाने वाली नहीं है। और ये आप समझे कि आप इसको बार बार बोल रहे हैं कि कानून किसी भी मुल्क में जब आते हैं वो रिफॉर्म्स के तहत आते हैं, वो रोल बैक के लिए नहीं आते हैं। तो यानी कि अगर कहीं कमी रह गई है, कम्युनिकेशन गैप रह गया, तो उसमें जिम्मेदारी इन्हीं नेताओं की थी जिन पे भरोसा जताया गया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और जब वो खरे नहीं उतरे तो निश्चित बात है उनको अलविदा कह दिया और उनकी डिमोशन हुई है, डिमोशन हो गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बार बार बात कर रहे हैं, ये जो 7 मंत्रियों को मौका मिला है, एक तो पहली बात है कि वो चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हुआ है, और साथ में देश की विकास की गति और तेज हो, वो भी एक मुद्दा है। सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि आप इन्वेस्टर समिट्स देख रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट्स कैसे मुख्यमंत्री योगी ने पहल करी है, इच्छा शक्ति दिखाई है उत्तर प्रदेश में, और विदेशी निवेश लाने के लिए। उसके बाद क्योंकि वो तो है ही मुद्दा, क्योंकि लगातार क्योंकि बीजेपी जो दावा कर रही है या फिर योगी सरकार जो दावा कर रही है उसको लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, चाहे इन्वेस्ट की बात करें या फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये जो स्थिति मंत्रियों को लेकर जो कदम उठाया गया है, इसकी रणनीति क्या है, इसको हम तो और समझने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले पाठक जी एक बात और समझने की कोशिश करूंगा कि संजीव बालियान को यह झटका जो लगा है, क्या लग रहा है कि इसके पीछे की एक बड़ी वजह किसान आंदोलन है, वो उसको नहीं संभाल पाए, अपने इलाके के किसानों को वो नहीं मना पाए, आलम ये हुआ कि उनके घर पर उनके क्षेत्र में उनका विरोध हुआ, ये झटका उस वजह से लगा? जी, आपका कहना सही है। देखिए, ये इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते कि उन सबों का एक मतलब योगदान रहा है किसान आंदोलन का। अगर आप उस क्षेत्र के कद्दावर जाट नेता के रूप में उनकी पहचान होती है तो, और अगर आप इस चीज को पनपने दिए और उस पर कुछ मतलब ठीक तरीके से आपने काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं उसका इस पे असर दिख रहा है। इसको इस बात से कभी हम या आप लोग कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा कि विपिन सर ने भी बोला कि जो मोदी जी हैं वो हर जगह नहीं जा सकते, उनका काम है कि डिफरेंट मिनिस्टर के काम को देखना। जब और जैसे होता है ना कि साल में बच्चों का एक एग्जाम होता है, उसमें उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि किसने साल भर में क्या मेहनत की, उसी के अकॉर्डिंग उसका मार्क्स आता है। उसी तरह इस मोदी सरकार में हर एक मंत्रियों का परफॉर्मेंस अप्रेजल कह लीजिए, जैसे नौकरी में लोगों का अप्रेजल होता है। इस चीज का नुकसान भी तो उठाना पड़ सकता है। अकेले हम अगर मेरठ मंडल की हम बात करें, मेरठ मंडल में सबसे ज्यादा जाट समुदाय के लोग पाए जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो, और इस मेरठ मंडल में 8 लोकसभा सीटें हैं और करीब 30 या जो 32 या 35 के आसपास विधानसभा सीटें हैं, वहां पर इसका नुकसान होगा जाट? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि एकदम से। अभी जो जिला पंचायत का चुनाव था उसमें क्या मिला, 75 में से 67 सीटें बीजेपी की आई है, और जो ये राकेश टिकैत का जो गढ़ था मुजफ्फरनगर, वहां भी बीजेपी के जीते हैं। तो अगर उसका कुछ असर होता, आरएलडी जीता है, बाकी बीजेपी। हाँ जी, तो अगर उसका कुछ असर होता तो यहाँ देखने को मिल जाता, क्योंकि ये रिसेंट है और ये अभी लोग जो
वहां पे बैठे पड़े हैं। ये ऐसा एकदम नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन ठीक है, जिस तरीके से उन बालियान साहब को काम करना चाहिए था वो नहीं किया, तो यह बाकी के लोगों या एमपीओ में एक संदेश जाएगा कि वो पुराने जमाने खत्म हो गए कि आप एमपी बन गए तो आप बन गए, अपने क्षेत्र में नहीं देखने जाना है, साल भर सालों नहीं जाना है। अब वो स्थिति बिल्कुल नहीं रही है। आपको अपने क्षेत्र में समय समय पे दौरा करिए, वहां की जनता की जो कठिनाइयां हैं उनको सुनिए, और साथ ही साथ सरकार, केंद्र सरकार की जो योजनाएं आई हैं उनका अपने क्षेत्र की जनता को बताइए कि आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये जो मतलब डायरेक्ट बिल्कुल इस तरह की तमाम जो चुनौतियां थी, तमाम तरह की बातें थी जिसके चलते उनको ये झटका लगा है। और विपिन जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, अगला नाम होगा कौशल किशोर, और मोहनलालगंज से वो सांसद थे और उनको अब ये मौका मिला है। लखनऊ अवध क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वहां से दो मंत्री हैं सर। एक तो रक्षा मंत्री हो गए, देश के इतने बड़े नेता रहे, और साथ में इतना बड़ा उनके पास मंत्रालय। अब कौशल किशोर को भी, तो क्या लग रहा है कि खासतौर पर अवध क्षेत्र की हम बात करें या लखनऊ के आसपास के इन तमाम इलाकों पर क्या असर देखने को मिलेगा 22 में? निश्चित बात है, यही इनसे अपेक्षा करी जाएगी कि ये लोग जाके जनता के बीच में सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनको वो वहां तक पहुंचाएं। और इस बीच क्योंकि हम लोग बार बार जिक्र किसानों का कर रहे हैं, मैं बिल्कुल जानकारी के लिए बोलना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से दो बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं कि 1 लाख करोड़ की जो घोषणा हुई है, एपीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा हुई है, और 23,000 करोड़ कोविड के लिए। तो आता ही आपने, जैसे मैंने जिक्र करा था चर्चा के शुरुआत में कि सरकार ने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड दिया जब सरकार ने कार्यभार संभाला, सरकार का गठन हुआ, तो उसी के आगे चलते हुए, एक कदम आगे बढ़ाते हुए कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और आज ये दो बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है यहाँ पर। 1 लाख करोड़ का जो एपीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और साथ में 23,000 करोड़ का जो कोविड के लिए। ये जो 7 बड़े नामों को मौका दिया है, इसका असर 2022 में किस तरीके से देखने को मिलेगा? विपिन जी, आप अभी जिस तरीके से राहत की बात कर रहे थे, क्या लग रहा है कि आज, क्योंकि आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में, इसका असर जो अभी रिशफल हुआ है कैबिनेट का, उसका असर आज से दिखने लगा है, ये माना जाना चाहिए? बिल्कुल माना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ महज बोलने से काम नहीं चलने वाला। जिस तरीके से मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और जाके अपने बाकी अधिकारियों से वो मिले, उनका स्वागत हुआ, तो वो निश्चित बिल्कुल दिखाता है डे 1 से यहाँ पर। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई ये एक मौज मस्ती के लिए कोई आए हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री, जैसे मैंने बोला, एक टफ टास्क मास्टर के रूप में जाने जाते हैं, और वो जो करो या मरो, वो वाली बात है प्रधानमंत्री के साथ। और वो उनको बिल्कुल हर एक चीज की जानकारी है। सबसे अच्छी बात है, प्रधानमंत्री, एक देश को भी आवश्यकता थी ऐसे प्रधानमंत्री की जिसको हर चीज की जानकारी हो और जो हर चीज पे निर्णय ले पाए। और ये नहीं आप उस चीज से ऊपर उठ के कि कौन नाराज होगा, कौन हताश होगा, या कौन जाके विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। आप खुद देखिए, रिफॉर्म्स के तहत पे कितनी बड़ी इच्छा शक्ति दिखाते हुए सरकार ने 370 हटाया। उसके बाद आप 3 तलाक की प्रथा की बात करें, उसके बाद आप देख रहे हैं कि कैसे नए कृषि कानून आए, इतना विरोध हुआ है लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। उसके बाद आप सीए की बात करें, नागरिक संशोधन कानून, जो एक विवाद, एक जो नई विपक्ष की हम बात करें, हम देखें कि रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि कमी इंजन में है, डिब्बे बदले जा रहे हैं। और जो आप लगातार जो उदाहरण दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को तमाम क्षेत्रों की जो जानकारी है मंत्रालयों के से जुड़े हुई, तो ऐसे में यह कहा जा रहा है, जो बातें कही जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही हट रहे हैं, खुद को ही लगा रहे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। उसका सीधा उत्तर यह है मोहित जी कि आप देखें कि कांग्रेस अगर एक तरफ ये बात बोल रही है, उनको हक है कि विपक्ष हैं, वो उनको हक है कि वो तीखे प्रहार भी करें, कटाक्ष भी करें, सवाल भी खड़े, कमी पेशी भी निकाले, लेकिन सरकार, कांग्रेस अगर आत्ममंथन करे, खुद गिरबान में झांक के देखे, अंतरकलह मची हुई है। जिन राज्यों में भी कांग्रेस रह गई है वहां पर अंतरकलह मची हुई है। बिहार में आप देखिए कि बिहार में नए कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर, और वहां पर वो राहुल गांधी से बैठकों का दौर चल रहा है, मीरा कुमार जी, और सारे राज्यों में ऐसे हालात हैं वहां पर। और जो एक स्वर्णिम इतिहास वाली राजनीतिक पार्टी थी, इतनी बड़ी जो इनका योगदान रहा हिंदुस्तान की राजनीति में, आज वो कहां पर आ गई है। दिल्ली में आप बात करें, दिल्ली के 2 विधानसभा के चुनाव हुए, खाता नहीं खोल पाई है। और यही एक दौर था जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी, जहां पर हम नजर फेराएं, आपकी नजर जाती थी, वहां पर कांग्रेस के विधायक दिखते थे आपको विधानसभा में, और आज खाता तक नहीं खोल पाए हैं।
तो वो कहना बहुत आसान होता है यहाँ पर। लेकिन प्रधानमंत्री ने देखिए कि प्रधानमंत्री अगर विपक्ष मजबूत होता है तो वहां पर कई मुद्दों में घेर सकता है सरकार को, कि आप बोले बुलेट ट्रेन कहाँ है आपकी, आपने गोद लेने की बात करी थी, गांवों को गोद लेने की, अर्थव्यवस्था की बात करें, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, मुद्दे रोजगार के वादे थे वो कहाँ गए, 15 लाख तो चलिए छोड़िए, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक बातें थी, जो बुनियादी चीजें, उसके सवाल कहीं ना कहीं धूमिल हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से बिल्कुल एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक कराया। पहले जो मुफ्त टीके की घोषणा हुई वो प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत अच्छी हुई, क्योंकि बार बार सवाल उठ रहे थे कि टीका को लेके लोग ये भूल गए, विपक्ष ये भूल जाती है कि आपको हिंदुस्तान की आबादी को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि बाकी देशों के साथ आप तुलना करें तो हमारे को देखें कि विरासत में क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या मिली थी। उसके बावजूद हमने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारी तारीख को हमने सही समय पे लॉकडाउन की घोषणा करी और हमने बहुत भारी संख्या में जान मान से को बचा पाए। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नई टीम का गठन हुआ है, ये युवाओं को तवज्जो मिली है, 25 ओबीसी को लेके आए हैं, महिलाओं के 11 महिला मंत्री हैं और आप खुद देखते हैं 35 नए चेहरे हैं। तो ये बिल्कुल साफ दर्शाता है यहाँ पर प्रधानमंत्री की मंशा क्या है, उनकी रणनीति क्या है, वो चुनावों को भी मद्देनजर रख रहे हैं, तमाम चीजों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पाठक जी, मैं रुख आपका करूंगा। कौशल किशोर जो मोहनलालगंज से सांसद हैं, लखनऊ अवध क्षेत्र में पड़ता है, उन क्षेत्र के उसको लेकर उनका अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। अजय मिश्रा की हम बात करें, लखीमपुर खीरी, वो भी अवध क्षेत्र में आता है। इन दोनों की हम बात करें, किस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों को? देखिए, कौशल किशोर जी का 3 दशक का अनुभव है यूपी की राजनीति में। वो पहले समाजवादी पार्टी में भी थे, आपको पता होगा। तो अगर इतने बड़े अनुभवी नेताओं को लाया गया है और मंत्री बनाया गया है तो इसके पीछे बस एक ही मंशा है कि आपको हमने मंत्री बनाया है, अब आपको देश के और जनता के विकास के लिए काम करना है, अनवरत काम करना है। ये नहीं कि आपको मंत्री पद मिल गई तो आप बस कुर्सियां बनाओ और मौज करो। या मान ले कि जैसे दूसरे गवर्नमेंट में होता है, दूसरे पार्टी की सरकार में होता है, वैसा मोदी सरकार में कतई नहीं होगा। 2014 को अभी रुख अगर आप करें, 2014 में देखें तो जब सेकंड रिसफल हुआ था तो उसमें 2 लोगों को हटाया गया था और उस समय बड़े ही जोर शोर से स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई थी और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का काम बहुत बड़ा था। हम मानते हैं कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा युवा हैं, लेकिन वो युवा अगर स्किल्ड नहीं होगा तो ऐसे युवा को न तो जॉब मिल सकती है और न ही उसका कोई औचित्य है, और उसके कारण स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाया गया। लेकिन क्या हुआ, राजीव प्रताप रूडी जी ठीक से काम नहीं किए। आपको याद होगा, मैंने कल भी अपनी चर्चा में कहा था कि एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट थे उदय मधुकर जी, उन्होंने एक किताब लिखी थी मार्चिंग विथ अ बिलियन, जब 2.5 साल मोदी सरकार के 2014 के टर्म में पूरे हुए थे, और उन्होंने पूरा खाका पेश किया था उस समय के सरकार का कि कौन से मिनिस्टर क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किनका परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन से खड़े उतर रहे हैं। और उसमें उन्होंने जो एमएसएमई के उस समय मिनिस्टर थे कलराज मिश्रा जी और रूडी जी के बारे में कहा था कि इनकी छुट्टी हो सकती है। तो जो यूपी के जो अजय मिश्रा जी और आपने उनकी बात की, तो ये नेता का एक अपना वर्चस्व है, ये वहां के जाने माने नेताओं में आते हैं। और जैसे मिश्रा जी को अगर जातीय समीकरण, मैं तो कभी नहीं मानता कि जातवाद, अगर आप हिंदू एक में होके रहो, लेकिन इंडिया की राजनीति से ये जो जातिवाद की राजनीति है वो कभी खत्म नहीं होगी। तो ठीक है, अजय मिश्रा जी एक ब्राह्मण मिनिस्टर बने हैं और लोगों को कहा जा रहा है, जैसा कि लोग कह रहे थे, मैं ऐसा नहीं मानता कि यूपी के ब्राह्मण योगी सरकार से नाखुश हैं या जो भी हो, ऐसा तो इस तरह के तमाम आरोप, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आरोप लगते रहते हैं। जब कांग्रेस की हम बात करें, वो आज तक यही आरोप लगा रही है। लेकिन विपिन जी, अंतिम कमेंट के रूप में भी मैं आपके पास आ रहा हूं और समझने की कोशिश करूंगा। अजय मिश्रा इकलौते ब्राह्मण चेहरे हैं, इनको जो मौका दिया गया है, साथ में क्या लग रहा है कि जितिन प्रसाद को भी साधने की कोशिश होगी ऐसा मौका देके? कम शब्दों में सर, आखिरी कमेंट भी होगा, आखिरी संदेश भी। बिल्कुल, देखिए बार बार क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी ये प्रहार हो रहे थे कि आप ब्राह्मणों को तवज्जो नहीं देती भाजपा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक मास्टर स्ट्रोक कर दिया है। पहले जितिन प्रसाद को जिस तरह से शामिल करा गया भाजपा में, उसके बाद अब
अजय मिश्रा को, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा ने अपनी कमर कस ली है और जो उनपे निशाने साधे जा रहे थे उनसे भी उन्होंने सीख ली। और यहाँ पर समय रहते, क्योंकि देखिए दो बड़ी अहम बातें हैं यहाँ पर कि बोला जा रहा था कि मोदी और योगी में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन भाजपा ने तो जो भी उनकी कमी पेशी थी उसको पूरा कर दिया। आपस में वाद विवाद जो भी था, जिस मुद्दों पे भी था, उन्होंने वो सुलझा दिया। लेकिन कांग्रेस अभी तक वहीं की वहीं उनकी सुई रुकी हुई है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल यही दर्शाता है कि कौन इस समय प्रतिबद्ध है कि यहाँ पर हम लोग अपनी पार्टी को आगे लेके जाएंगे और हमारी रणनीति में भी बदलाव लेके आएंगे, क्योंकि हम दलगत राजनीति करें। क्योंकि 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का लोकसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव, एक नया ट्रेंड उभर के आया जब वहां की एक आम आदमी ने जाति, धर्म, इन सब चीजों से ऊपर उठ के अपना बेशकीमती वोट विकास को दिया। ठीक है सर, मैं आपको यही बीच में रोक रहा हूं। मैं पाठक जी का भी आखिरी कमेंट नहीं ले पाया, लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों को इन तमाम 7 चेहरों की विस्तार से जानकारी और समझाने के लिए कि आखिरकार सियासी तौर पर क्या समीकरण उत्तर प्रदेश में बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये 7 चेहरे जो आए हैं ये असर बीजेपी के लिए कैसा करते हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।